तो मेरा पहला सवाल सभी से है, आप लोगों से, क्योंकि उत्तर पूर्व में हिंदी लिखना एक बहुत पॉपुलर बात नहीं है। बहुत लोग हिंदी में लिखते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी को एक अपने लेखन के माध्यम के तरह लिए? मैं पहले डॉक्टर रीतामणि बोश्य से पूछूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये कि आज तक के मंच पे पूर्वोत्तर को लेके, वो भी पूर्वोत्तर के हिंदी साहित्य के लेके चर्चा हो रही है, ये बहुत ही सुखद विषय है। अब हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर की अगर बात करें, ऐसे तो बहुत देर से पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। संस्थागत रूप से अगर देखें 1938 में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की वहां स्थापना हुई थी और हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर आया था सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ की रचनाओं में। वे 1943 से लेके 40 तक फौज में थे और उस समय वे असम में थे। तब कुछ रचनाएं जो पूर्वोत्तर से संबंधित है हिंदी में आने लगी थी। उसमें से है एक कविता, 47 की एक कविता है कितनी शांति, जो शिलांग में ये कविता लिखी थी। एक है कविता है दुर्वाचल, वो भी शिलांग में लिखी थी। एक कहानी है मेघालय को लेके, हिली बोन की बत्तख है, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में इनकी गिनती होती है। असम को लेके 2 कहानियां हैं, जयदोल और नीली हंसी। इस तरह से 5 कहानियां आती है और 3 यात्रा वृत्तांत आते हैं, 2 कविताएं उनकी आती हैं। इस तरह से पहले हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर आने लगा। उसके बाद 1956 में ब्रह्मपुत्र उपन्यास के द्वारा देवेंद्र शैतार्थी ने हिंदी साहित्य जगत में पूर्वोत्तर का परिचय करवाया। उसके बाद लेखन कार्य चल रहा है। जहां तक मेरी बात है, मैं क्यों हिंदी लिखती हूं, एक तो मैंने हिंदी की पढ़ाई की। उसके बाद अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले सत्र में ये बात हुई थी कि बड़े ही ऑनेस्टी के साथ हमें बात करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से हिंदी साहित्य में पूर्वोत्तर आया है। उसमें अगर यात्रा वृत्तांत है, वो भी कई देश है महाराज की बात करें, या अगर हम करें जहां बास फूलते हैं उपन्यास, इस तरह के कई सारी रचनाएं आई है और बहुत सारी रचनाएं आई है जिनमें हमें लगता है कि पूर्वोत्तर को सही तरीके से यथार्थ रूप में पूर्वोत्तर की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में नहीं हुई है। हिंदी साहित्य को पूर्वोत्तर को केंद्र में लिखने वाले 3 प्रकार के रचनाकार हमको मिलते हैं। एक जो गैर पूर्वोत्तरी हैं, किसी व्यवसाय या नौकरी के चलते या किसी कारण से वहां रस गए हैं कुछ समय के लिए, वे लोग लिखते हैं। उनमें से अज्ञ भी आते हैं, लेकिन हालांकि श्रेष्ठ रचनाकारों में वे हैं। दूसरी कोटि के रचनाकार है जो वहां रसे बसे हैं। उनमें से अगर हम नाम लेंगे तो नवारन वर्मा जी है, गुजर गए हैं अभी, और छगनलाल जैन जी है। और एक कोटि के रचनाकार हैं जो वहां के स्थानीय हैं, जहां की जिंदगी उन लोगों ने भोगा है, जहां का रस उन लोगों ने पिया है, जहां का जीवन उन लोगों ने जिया है। उनमें से सी कामलोबा जी जो है मिजोरम से, जेनी जी हैं मिजोरम से, जुमसी सिराम जी है अरुणाचल से। अभी बहुत सारे लोग लिखने लगे हैं समीक्षक के रूप में। अगर हम देखें तो मणिपुर से ई विजयलक्ष्मी है, सर्जनात्मक साहित्य से लेके तो जमुना विनी है हमारे सामने, जोराम नाबाम यालम है। इस तरह से रचनाएं होने लगी है। रचना को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगा बहुत रचनाओं में, जैसे वो भी कई देश है महाराज, किस तरह से पूर्वोत्तर का चित्रण है, बड़ा दुख होता है। आधा पढ़ के किताब बंद करती हूँ, फिर देखती हूँ कि लोग, वहां के लोग जो है घूमने आते हैं, फिरते हैं, किस रूप में हम हमारी प्रतिष्ठा की है। हर एक जनजाति को, हर एक राज्य के समाज को सही सही बोलो तो गलत छवि वहां देने की कोशिश की गई है। तो हमें लगा कि चूंकि हम उसी जीवन के भोक्ता हैं, वही उसी का जीवन जीते हैं और हिंदी थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, शिक्षक होने के नाते थोड़ा लिखना भी पड़ता है, लिख लेती हूँ, तो हमने धीरे धीरे लेखन कार्य शुरू किया। सबसे पहले जब मैंने कहानी लिखी तो ये कमल जी, अरुण कमल जी हैं,
तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आपको लिखनी चाहिए। अगर पूर्वोत्तर को हमें जानना है, आप ही की कलमों से पूर्वोत्तर बाहर आना है, लिखिए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने लेखन कार्य शुरू किया। अभी वाणी प्रकाशन से इसी साल मृग तृष्णा नामक मेरा एक कहानी संकलन आया है और फुटकल रचनाएं यहाँ सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आ रही है और कुछ अनुदित रचनाएं भी है। मैं एक निश्चित रूप से बात जोड़ना चाहूंगी यहाँ। हिंदी साहित्य में एक बड़े प्रिय नाम है, चर्चित नाम है नदी के दीप। उनकी जो रचना है नदी के दीप, एक उपन्यास है, एक कविता है। मैंने बड़ा प्रयास किया ये बीज कहाँ से मिला, ये प्रतीक कहाँ से मिला। ये प्रतीक माजुली से मिला है। अज्ञे को ये प्रतीक माजुली से मिला है। उनके 3 यात्रा वृत्तांत है। वहाँ मैं पढ़ देना चाहूंगी यहाँ पे। एक है माजुली। तो माजुली में वे लिखते हैं, कमलाबाड़ी सत्र के सत्राधिकार ने कहा, फिर भी हम लोगों को बहुत दुख नहीं है। यहाँ हम लोग तटस्थ हैं और ऐसा ही रहना चाहते हैं। जीवन के प्रवाह में बह जाना ही होता तो हम इस द्वीप पर क्यों आकर स्थापित होते। युद्ध से घिरे देश में जैसे माजुली एक अछूता द्वीप है, वैसे ही जीवन के संघर्ष में धरे भी एक अछूता द्वीप है। उसके बाद अज्ञ नदी के द्वीप कविता में लिखते हैं, माँ है वो है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप है स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। और नीली हंसी जो कहानी है उनकी, उन्होंने कहा नहीं है कि माजुली है, लेकिन असम के एक द्वीप पर यह कहानी लिखी गई है और ये द्वीप भी माजुली ही है। डॉक्टर यमुना बिनी, आपके रचना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, राजस्थान में पढ़ाए जाते हैं, तो पूर्वोत्तर के होके अरुणाचल से आप निशित ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो भारत के पश्चिम में जो एक राज्य है या उत्तर में राज्य है जहाँ पे हिंदी की प्रावधान है, वहाँ पे आपके रचना पढ़ाए जाते हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा आपको? और क्या लगता है जो पहले धारणा थे हिंदी और पूर्वोत्तर को लेके, वो बदल चुका है अब? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जब क्लास 10 मैं जब 10वीं कक्षा में थी, जब मैं क्लास 10 की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो हमारा अंग्रेजी का पेपर हो गया, मतलब एग्ज़ाम हो गया। हिंदी की हम तैयारी कर रहे थे, तो मेरी एक सहेली ने कहा, हिंदी के लिए इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता है, वहाँ आराम से 35 मार्क मिल जाएगा, 35 मार्क्स मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये जो कॉपीज जो होते हैं ना कि ये वहाँ मतलब जितने भी गुवाहाटी रीजन के हैं, ये वहाँ दिल्ली जब कॉपियाँ जांचने के लिए जाती है तो इनको पता होता है कि ये जो नोटिस वाले हैं ये हिंदी में बहुत कमज़ोर होते हैं, तो वो आसानी से पास मार्क मतलब पासिंग मार्क आसानी से दे देते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा कचोटने लगी। मैंने सोचा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मुझे तो दया वाला मार्क्स तो मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने दोगुना या तिगुना साहस के साथ मैंने और अधिक प्रयास किया और काफ़ी हिंदी में अच्छे मार्क्स लाए। उससे पहले अंग्रेजी साहित्य काफ़ी पढ़ा करती थी, जैसे ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस को खूब पढ़ा। फिर उसके बाद जेन ऑस्टिन को भी मैंने खूब पढ़ा। लेकिन इसके बाद जैसे कहें कि एक टर्निंग पॉइंट आया, मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे हिंदी पर भी काफ़ी मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं हिंदी लिटरेचर की ओर मुड़ी और उसके बाद मैं इस पर लिखने लगी। और थोड़ा हमें समझना होगा अरुणाचल का इतिहास। अरुणाचल जो अरुणाचल की जो प्रथम पीढ़ी के जो लेखक हैं, जो फर्स्ट जनरेशन जो राइटर है, जिसमें पद्मश्री वायदी थोंगची वगैरह काफ़ी मैं उनका आदर से मैं नाम लेती हूँ, ये आते हैं, ये लिखते हैं असमिया भाषा में। यहाँ ये आप चारों असम स्टेट के हैं, असमिया भाषा में और अंग्रेजी में, क्योंकि शिक्षा का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो असमिया भाषा थी। लेकिन 1962 में जो इंडो चाइना वॉर होता है, भारत और चीन का युद्ध होता है,
उसके बाद बहुत सारी जो पॉलिसियां हैं, बहुत सारी जो नीतियां हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ। और फिर असामिया को हटाकर या अलग करके उसकी जगह हिंदी को बिठा दिया। तो हमारी जो पीढ़ी है, हमने हिंदी पढ़ी, हिंदी जैसी मेरी शिक्षा दीक्षा की भाषा रही। और जहाँ तक सर ने कहा कि आप जो लिख रही है वो केवल अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट तक ही केंद्रित नहीं, वो और भी जगहों में जैसे सिलेबस में, करिकुलम में इंक्लूडेड है। जैसे राजस्थान में हो, इलाहाबाद में हो, इधर अमरकंटक में, वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ ही मतलब केवल देश की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों को भी सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं निशी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हूँ और मैंने लोक कथाओं का भी संकलन किया, मेरी मौलिक कहानी संग्रह भी है। इसके अलावा मैं जिस समुदाय से आती हूँ उस समुदाय के लोक कथाओं का संकलन किया। तो मुझे सूचना मिली कि जो बुल्गारिया में जो सोफिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो फोकलोरिस्टिक डिपार्टमेंट है, वहाँ बुल्गारियन भाषा में भी अनुदित होकर वहाँ करिकुलम में मतलब मैंने सुना कि वहाँ ये शामिल है। तो ये देखिए सर, जब मैं किताबें लिख रही थी तो मैंने ये नहीं सोचा कि इन किताबों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लोक कथाओं का संकलन के पीछे एक तो जो मुख्य कारण ये था कि जिस तरह से आधुनिकता का जो प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसे देखिए मैं गांव में रही और मैंने दादी से, नानी से मैंने वो हम जो कहते हैं कि जो अंगीठी वहाँ जो जल रही होती है बांस के घरों में, वहाँ हमने बैठकर हम लोग कथाएं सुनकर हम बड़ी हुई। लेकिन जैसे मेरा बेटा यहाँ गोगोल बैठा हुआ है, गोगोल ना मेरे पास उस तरह का समय है कि मैं उसको गोद में बिठा के मैं उसको लोक कथाएं सुना पाऊँ। मैं एकेडमिशियन भी हूँ तो रिसर्च गाइडेंस में भी बिजी रहती हूँ। तो वो कार्टून देखता है, तो वो डोरेमोन कौन है, पोकेमोन कौन है, वो उसे जानता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, जैसे आबोतानी है, उनके बारे में नहीं जानता। आनेदोनी, हमारे यहाँ जो सूर्य है वो देवी है, हम सूर्य को देवी मानते हैं। हमारे यहाँ वो फेमिनाइन है, सूर्य देवता नहीं, सूर्य देवी है। तो इन सब के बारे में तो मैंने सोचा कि जब गोगोल का ये जो मेरा बेटा गोगोल है, जब ये पीढ़ी जब बड़ी हो जाएगी तो ज़रूर सवाल करेंगे कि हमारा जड़ कहाँ है, मतलब वेरी ज़ाम कि हमारे रूट्स कहाँ है। तो मैंने सोचा कि कम से कम इस नाते मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना एक जवाब तैयार रखूं। तो इसीलिए मैंने जो लोक कथाएं मैंने सुनी उनका पुनर्सृजन किया और उसमें इलस्ट्रेशन भी दिया, क्योंकि मुझे मालूम था ये मैं हिंदी पाठकों के लिए अगर मैं लिख रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि इसे हिंदी पाठक पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी पाठक हमारे घर की संरचना के बारे में नहीं जानते। हमारे जो घर है वो ईंट और गारे से नहीं बनता, हमारा घर बांध से बनता है और उसके बाद जो क्या कहते हैं वो तो कोई पत्ता है वो उससे छत बनती है। तो मैंने इसीलिए उस लोक कथा वाली किताब में खूब ढेर सारा इलस्ट्रेशंस मैंने दिया। इसके बाद जो कहानियों की भी बात करें तो कहानी में जैसे वहाँ का जो जनजीवन है ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से, तो मैंने ये महसूस किया कि जैसे आपने कहा कि लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं। तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि बहुत सारे पाठकों के लिए जो पूरा पूर्वोत्तर है और ख़ासकर अरुणाचल की बात करें, असम तो खैर बहुत काफ़ी उसको एक्सपोजर मिला है, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर की बात करें तो इसमें अगर मैं मेरा जो होम स्टेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी भी ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अभी भी हिडन लैंड है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, आस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं। अभी हिंदी में जैसे एक वाक्य है कि लोग दुखी हो, प्यारी सुनीता जी लव यू अब आ गई तो जैसे कि दुख में छाती पीटते हैं, हाय हाय। हमारे वहाँ ये नहीं, हम जब खुश होते हैं हम ताली बजाते हैं तो हम छाती पीटते हैं, पोदा वो तो इस तरह की हमारे वहाँ अगर मतलब किसी सुंदर स्त्री को अगर आपको
उसकी तुलना करना हो तो वो चांद के साथ हम नहीं करते, हम जंगली सुअर के साथ उसकी तुलना करते हैं कि उसकी चंचलता चपलता। तो मैंने ये महसूस किया कि लोग जानना चाहते हैं, नया पढ़ना चाहते हैं। पाठक जो है वो बड़ा जिज्ञासु है, बहुत ही प्रयोगशील है और वो नया नया पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे उइमोक एक शब्द है मेरी लोक कथा का, उइमोक का अर्थ होता है द लैंड ऑफ एंसेस्टर। तो मैंने इसलिए लोक कथा वाली पुस्तक का नाम ही रखा उइमोक। बाद में ये देखा कि ये हिंदी अंचलों में इतना ज्यादा प्रचलित हुआ और लोगों को पता चल गया कि अच्छा उइमोक शब्द जो है, शब्द ये एक अरुणाचली शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मृतकों का संसार। क्योंकि हमारे दर्शन में स्वर्ग और नरक नहीं होता, हमारे दर्शन में हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं। हमारा जो फिलोसॉफी है, जो तानी फिलोसॉफी है, इसमें हम ये मानते हैं कि मरने के बाद भी जो जीवन है वो सतत चलता रहता है लैंड ऑफ एंसेस्टर में। तो एक बहुत ही प्यारी सी लोक कथा है कि पिता की मृत्यु के बाद जो महामारी जब फैली तो पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे कोरोना, अभी हम कोरोना से गुजरे, तो पिता की मृत्यु के बाद जो बेटी जो है, बेटी को अपने पिता से इतना अधिक मोह होता है प्रतिभक्ति के चलते, वो अपने पिता की आत्मा का पीछा करते करते लैंड ऑफ एंसेस्टर में पहुंच जाती है। तो ये बहुत प्यारी सी ये, तो मैंने देखा कि जो हिंदी अंचल के लोग हैं उइमोक से परिचित है। तो इस तरह आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो शब्द है, किस तरह से जो कथा है, किस तरह से उन कथाओं में व्यक्त जो संवेदना है, वो ज्योग्राफिकल बैरियर यानी कि भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके इन जैसे हिंदी अंचलों में या देश भर के अंचलों में या फिर विदेशों में पहुंच रहे हैं। ये मुझे बहुत बहुत अधिक प्रोत्साहित करता है। पाया लिंचो यानी थैंक यू।